नमस्कार, मैं मनु चंद्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज का टॉपिक है फैसेट एनालिसिस एंड फैसेट सीक्वेंस प्रिंसिपल। आज हम लोग पढ़ेंगे फैसेट एनालिसिस होता क्या है और फैसेट सीक्वेंस क्या होते हैं, क्यों इनका यूज़ किया जाता है। जनरली एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन जो है वो बनता है। कई बार 4-5 ऑप्शन दे दिया जाता है और पूछता है कि इसमें से फैसेट सीक्वेंस के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। तो आज हम इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, जानते हैं कि फैसेट एनालिसिस होता क्या है। और फैसेट एनालिसिस पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि फैसेट्स होते क्या हैं, और फैसेट्स को जानने से पहले हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन स्कीम्स क्या होते हैं। जब क्लासिफिकेशंस की बात आती है तो क्लासिफिकेशन एक्चुअल में होते क्या हैं। तो जब आपके पास कोई बुक्स आती हैं, आपके लाइब्रेरीज में जब बुक्स आती हैं, तो वो जो बुक का एक प्रॉपर टाइटल होता है, एक शीर्षक होता है बुक का नाम। अब उस नाम का जब हम देखते हैं तो उस नाम को एक प्रॉपर नंबर दिया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, एक सब्जेक्ट्स है बॉटनी। अब ये बॉटनी है तो यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज में लिखा है बॉटनी। अब इसको मैं क्लासिफिकेशन के लैंग्वेज में लिखूं तो कोलन क्लासिफिकेशन में इसको बोला जाता है आई। तो इसका मतलब भी बॉटनी हुआ और इसका मतलब भी बॉटनी हुआ। तो जब नेचुरल लैंग्वेज से हम लोग आर्टिफिशियल लैंग्वेज में चेंज करते हैं, या नेचुरल लैंग्वेज का ट्रांसलेशन जो होता है वो आर्टिफिशियल लैंग्वेज में होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्लासिफिकेशन बोला जाता है। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए क्लासिफिकेशन स्कीम्स होते हैं या क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन स्कीम्स बोलते हैं। तो जब हम क्लासिफिकेशन स्कीम्स की बात करते हैं तो दो स्पीसीज के बारे में जनरली डिस्कशन किया जाता है, या फिर दो स्पीसीज होते हैं इसके। पहला है एनुमरेटेड। एनुमरेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम्स जो होते हैं, इसमें एकदम से आप नए सब्जेक्ट्स नहीं बना सकते। कुछ एक लिमिट तक स्टैंडर्ड सब डिविजन्स, जिसको हम लोग टेबल 1 बोला जाता है डीडीसी में। तो इसके एग्जांपल्स जो होते हैं वो डीडीसी है पहला, जिसको मेलविल डिवे ने दिया था। ये आया था 1876 में, 1876 में इसको मेलविल डिवे ने दिया था। यहाँ पे उन्होंने जो मेन क्लास हैं उनको 10 मेन क्लासेस में डिवाइड किया, 0 से लेके 9 तक, और इसके लिए इन्होंने प्योर नोटेशन का यूज़ किया। अब नोटेशन क्या होते हैं, तो इसको मैंने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया था। जो नोटेशन होते हैं, किसी भी मेन क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल्स हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग नोटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे डीडीसी में 0 से लेकर 9 तक इंडो अरेबिक नंबर का यूज़ किया गया है, इसको हम लोग नोटेशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो नोटेशन है वो प्योर है। कहने का मतलब इसका नेचर जो है वो प्योर है, सिर्फ इंडो अरेबिक नंबर का यूज़ किया गया है, उसके साथ में कोई दूसरा सिंबल नहीं है। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि प्योर नोटेशन है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं कुछ मेन एग्जांपल्स को डील कर रहा हूँ। फैसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम में हम बात करते हैं तो यहाँ पे कहीं पे भी आप नया सब्जेक्ट्स बना सकते हैं। इसके एग्जांपल्स में एक लेके चलते हैं कोलन क्लासिफिकेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सीसी बोला जाता है। हिंदी में इसको द्विबिंदु वर्गीकरण कहा जाता है। ये कोलन क्लासिफिकेशन बुक है या स्कीम्स हैं, इसी का यूज़ करके हम बुक्स को क्लास नंबर प्रोवाइड करते हैं। तो जब प्रैक्टिस में आप पढ़ेंगे तो इसका यूज़ आपको करना पड़ेगा, इसके अलावा डीडीसी का यूज़ करना पड़ेगा। सो ये आपका कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम है। इसको जो है रंगनाथन ने बनाया था, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर एस आर रंगनाथन। ये 6th एडिशन है। इसके टोटल अभी तक 7 एडिशन आ चुके हैं। 1933 में इसका पहला एडिशन आया था, फिर अभी तक इसके टोटल 1987 में इसका 7th एडिशन आया है। क्रम से देखा जाए तो 1933 में फर्स्ट एडिशन आया था। तो जब हम कोलन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे मेन क्लास को 10 मेन क्लासेस में डिवाइड ना करके मल्टीपल मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कहने का मतलब है आप जितना आपको ज़रूरत है आप वहाँ नया सब्जेक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो क्लासिफिकेशन स्कीम्स है ये फैसेटेड नेचर का है, इसके अलावा ये फ्रीली फैसेटेड है। और इस क्लासिफिकेशन स्कीम में चूंकि मिक्स नोटेशन का यूज़ किया गया है, मिक्स नोटेशन इन द सेंस कहने का मतलब है कि दो डिफरेंट स्पीसीज के जो सिंबल्स हैं, इसके अलावा इंडो अरेबिक नंबर्स, उसके अलावा अल्फ़ाबेट का भी यूज़ किया गया है। जैसे कि 0 से लेकर 9 तक के इंडो अरेबिक नंबर का यूज़ किया गया है, इसके अलावा अल्फ़ाबेटिकल लेटर का यूज़ किया गया है, इसके अलावा कुछ सिंबल्स का यूज़ किया गया है, इन्वर्टेड कॉमा, कोलन, सेमी कोलन,
कॉमा, इन सब चीज़ों का यूज़ किया गया है। इसी वजह से ये जो क्लासिफिकेशन स्कीम है ये मिक्स नोटेशन इसमें यूज़ किया गया है। चूँकि मिक्स नोटेशन में आप कहीं भी कोई नया सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि मिक्स नोटेशन होने की वजह से जो शेड्यूल है वो लिमिट नहीं है। पहले हमने देखा कि जो डीटीसी था वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडो अरेबिक नंबर का यूज़ किया गया है। मतलब वहाँ पे जो आपको जो मेन क्लासेस हैं वो उसकी सुविधा आपको 0 से लेकर 9 तक सिर्फ और सिर्फ 10 मेन क्लास ही मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे मिक्स नोटेशन का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे आप जहाँ पे चाहें एक नया सब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फैसेट्स क्या होते हैं। तो रंगनाथन ने कहा कि किसी भी बुक में, किसी बुक के टाइटल में या किसी बुक के शीर्षक में 5 फंडामेंटल कैटेगरीज हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि किसी बुक का टाइटल अगर है तो वहाँ पे 5 फंडामेंटल कैटेगरीज हो सकते हैं। उन फंडामेंटल कैटेगरीज को रंगनाथन ने इस प्रकार से आइडेंटिफाई किया: पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। पर्सनालिटी के लिए उन्होंने कॉमा यूज़ किया, मैटर के लिए उन्होंने सेमीकोलन यूज़ किया, एनर्जी के लिए उन्होंने कोलन यूज़ किया, स्पेस के लिए उन्होंने डॉट यूज़ किया और टाइम के लिए उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा यूज़ किया। और हम लोग ये भी बात जान लेते हैं कि क्यों सिर्फ और सिर्फ 6th रिवाइज एडिशन का यूज़ किया जाता है। तो ये जो 6th रिवाइज एडिशन है इसका यूज़ इसलिए क्यों किया जाता है क्योंकि इससे पहले 6th एडिशन में स्पेस और टाइम के लिए जो कनेक्टिंग सिंबल्स थे वो दोनों के लिए डॉट थे। तो यहाँ पे टाइम और स्पेस को डिफरेंशिएट कर पाना बहुत ही मुश्किल था। तो 6th रिवाइज्ड एडिशन में रंगनाथन ने उसको डॉट को चेंज करके यहाँ पे उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया टाइम के लिए, जो कि इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कौन सा टाइम आइसोलेट है और कौन सा स्पेस है। इसलिए 6th रिवाइज एडिशन का हम लोग यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल के लिए भी और जनरली पढ़ने के लिए भी। और प्रैक्टिकल में जो क्लास नंबर बनाने के लिए 6th रिवाइज एडिशन का यूज़ किया जाता है। ये जो कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं ये फैसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं। इसके अलावा इसके 3 पार्ट हैं। इसमें पेजिनेशन भी जब आप देखेंगे तो 3 प्रकार से पेजिनेशन किया गया है। पहले पार्ट जो होता है वो रूल्स को डिस्क्राइब करता है। यहाँ पे जब आप इसके कंटेंट पेज में जाएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे चैप्टर 0 से लेके यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो चैप्टर 6 तक है ये आपके रूल्स को डिस्क्राइब कर रहा है। और यहाँ से फिर देखेंगे पेजिनेशन, पेज नंबर दिया है 2.4। यहाँ से आप जब देखेंगे तो मेन क्लास को ये आइडेंटिफाई करता है। यहाँ से ये दूसरा पार्ट है और पीछे जब जाएंगे तो पार्ट 3 में जो है वो शेड्यूल ऑफ क्लास एंड सेक्रेट बुक्स का जो रेडीमेड क्लास नंबर है वो आपको प्रोवाइड किया गया है इसमें। ये क्लासिफिकेशन स्कीम की बात की हमने कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम में। अब जब हम बात करते हैं फैसेट एनालिसिस की तो किसी टाइटल में पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम ये 5 फंडामेंटल कैटेगरीज हो सकते हैं। 5 से ज़्यादा अगर हैं तो वो पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम इन्हीं फंडामेंटल कैटेगरीज के राउंड्स और लेवल हो सकते हैं। जो कि अगर कोई फंडामेंटल कैटेगरी अपने आप को किसी टाइटल में मोर देन वंस ये अपने आप को मैनिफेस्ट करे या एक्सप्रेस करे तो उसको हम लोग राउंड्स और लेवल्स में काउंट करते हैं। यहाँ पे हम जब चलते हैं तो फैसेट एनालिसिस क्या होता है ये देख लेते हैं। किसी बुक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिकल इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ऑफ बिलासपुर इन 2024। इस प्रकार से अगर टाइटल दिया है
तो यहाँ पे जो 5 फंडामेंटल कैटेगरीज है जिसको रंगनाथन ने दिया है, उसी को आइडेंटिफाई करना ही फैसेट एनालिसिस कहलाता है। जब तक कैटेगरी आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे या फैसेट्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब तक आप उस बुक को एक प्रॉपर क्लास नंबर नहीं दिया जा सकता। क्योंकि जब हम फैसेट एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सा टाइम आइसोलेट है, कौन सा स्पेस है, कौन सा मैटर है, कौन सा एनर्जी है और कौन सा पर्सनालिटी है। तो यहाँ पे इस मान के चलिए किसी बुक का ऐसा नाम है या किसी बुक का नाम है या किसी बुक का शीर्षक ऐसा है या किसी बुक का टाइटल इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे उन 5 फंडामेंटल कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करना, इसी प्रोसेस को हम फैसेट एनालिसिस कहा जाता है। तो हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन। यहाँ पे कीवर्ड्स हमारे पास निकल के आएंगे। फिर आएगा पीरियोडिकल, देन आएगा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, फिर आएगा बिलासपुर, फिर आएगा 2024। तो जब इन चीज़ों का एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सा स्पेस है, कौन सा टाइम है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि 2024 है वो किसी समय को बता रहा है। तो ये होगा टाइम आइसोलेट। फिर है ये स्पेस को बता रहा है, तो ये होगा स्पेस। फिर ये पीरियोडिकल जो है वो कोई मैटर है, क्योंकि पीरियोडिकल एक्चुअल में एक पब्लिकेशन होता है, तो ये हो जाएगा मैटर। फिर आपका क्लासिफिकेशन, यहाँ पे कुछ काम हो रहा है, मतलब कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, क्लासिफिकेशन है या मेंटेनेंस हो रहा है या थेरेपी हो रहा है, तो ये सब एनर्जी में आते हैं। तो ये आपका हो जाता है एनर्जी। फिर जो बच गया लास्ट में वो होता है आपका पर्सनालिटी, तो ये होगा पर्सनालिटी। तो इन्हीं फैसेट्स को आइडेंटिफाई करना किसी टाइटल में, इसी को हम लोग फैसेट एनालिसिस बोला जाता है। इसके बारे में अगर आगे और डिस्कशन करेंगे। अब हम समझ लेते हैं कुछ कीवर्ड्स जो होते हैं उनका मतलब क्या होता है, क्योंकि इन कीवर्ड्स का यूज़ जनरली हम कोलन क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे तो ये चीज़ें हमारे पास सामने आती हैं, जो कि बहुत सारे कठिनाई पैदा करती हैं। इसको समझने, अगर नहीं समझ में आएगा तो वो चीज़ें आपके क्लियर दिमाग में नहीं बैठेंगी। आइसोलेट क्या है, तो यहाँ पे लिखा है असोलेटरी अनअटैच्ड आइडिया विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइड। मतलब कि एक ऐसा आइडिया जो है जो कि जिसको आप और आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इसके अलावा ये अपने आप में कोई सब्जेक्ट्स नहीं होता है, ये आइसोलेट होते हैं जो अपने आप में कोई सब्जेक्ट्स नहीं है, लेकिन अगर किसी मेन क्लास के साथ में ऐड हो जाए तो वो जो मेन क्लास है उसका जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर किसी मेन क्लास के साथ में एक आइसोलेट आप यूज़ कर देंगे तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट बन जाएगा, और किसी एक मेन क्लास के साथ में 2 आइसोलेट ऐड कर देंगे तो वो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार आइसोलेट का अपने आप में कोई स्थायित्व नहीं है या फिर अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वो किसी सब्जेक्ट को फॉर्मेशन करने में वो आपकी हेल्प करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है चाइल्ड और यहाँ पे मैंने लिखा है वीट। तो ये दोनों आइसोलेट हो गए, लेकिन अगर इसको मैं किसी मेन क्लास के साथ में ऐड करूं, जैसे कि इसके साथ मैं लिखूं कि साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, तो ये एक सब्जेक्ट बन गया। इस तरीके से वीट डिसीज। अब हम देखते हैं फैसेट्स क्या होते हैं। Isolate are grouped in what are called facets on the basis of common characteristics। अब जितने आइसोलेट आपके हैं आपके पास, किसी कॉमन कैरेक्टर को यूज़ करके जितने आइसोलेट्स आपके पास हैं उन सभी को हम लोग फैसेट्स बोला जाता है। मान के चलिए एक सब्जेक्ट है अपने पास टॉय मैन्युफैक्चर। तब जब हम देखते हैं कि टॉयज मैन्युफैक्चर में क्या क्या हो सकते हैं, तो ब्रांड के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के टॉयज हो सकते हैं। उसके अलावा प्राइस रेंज के हिसाब से भी अलग अलग हो सकते हैं। जो मटेरियल यूज़ हुआ है उसके आधार पे भी अलग अलग प्रकार के टॉयज हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ हुआ है या जो प्राइस है या फिर जो ब्रांड है, सो ये सब जो हो जाते हैं ये सब आइसोलेट ना बोल के इसको हम लोग बोलेंगे फैसेट्स, क्योंकि उसके नीचे जितने भी टाइप्स आ जाते हैं वो सभी आपके आइसोलेट्स हैं। और उन सभी आइसोलेट्स को अगर एक कॉमन कैरेक्टर को अप्लाई करके एक साथ रखा जाए तो वो हो जाता है आपको फैसेट्स। और फैसेट्स फिर आता है कैटेगरी। हम देखते हैं कि आपने पढ़ा होगा, आप लाइब्रेरी साइंस के एज स्टूडेंट्स हैं, आपने देखा होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज या टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज की हम लोग बात करें लाइब्रेरी के, तो हमें पता चलता है कि एकेडमिक लाइब्रेरीज होते हैं, नेशनल लाइब्रेरीज होते हैं, इसके अलावा पब्लिक लाइब्रेरीज होते हैं। सो ये सभी जो होते हैं
ये एक कॉमन कैरेक्टर को लेके जब चलते हैं कैटेगरी में, तो हमें कैटेगरी यहाँ पे देखते हैं कि लाइब्रेरी साइंस में जो पर्सनालिटी है उसके बेस पे अलग अलग टाइप्स के जो लाइब्रेरीज हैं वो एक पर्सनालिटी के बेस पे है, तो इसी को हम लोग कैटेगरी बोला जा रहा है। फिर आते हैं आइसोलेट को, अगर हम किसी सीक्वेंस में अरेंज करें तो उसी को अरे और चैन बोला जाता है। अब अरे क्या होता है, तो जो क्लासेस होते हैं वो इक्वली जो रैंक के क्लासेस हैं उनको हम लोग अरे बोल रहे हैं। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये सब जो होते हैं वो इक्वली रैंक्ड हैं। इनको कोलन में किस प्रकार से लिखा जाता है देख लेते हैं। फिजिक्स को लिखा जाता है सी, बॉटनी को लिखा जाता है आई, मैथमेटिक्स को लिखा जाता है बी। तो ये सब जो होते हैं ये कॉमन रैंक के क्लास हैं, तो इनको हम लोग बोल सकते हैं एरे। और जब हम चैन की बात करते हैं तो किसी मेन क्लास के जो आइसोलेट्स हैं, फैसेट्स हैं, जो आइसोलेट्स हैं उसके नीचे, तो ये सब चीज़ों को हम लोग बोलते हैं चैन। एक और एग्जांपल लेते हैं, किसी यूनिवर्सिटी का जो हेड होता है वो वाइस चांसलर होता है, फिर उसके नीचे में रजिस्ट्रार्स, फिर रजिस्ट्रार के नीचे में डीन के नीचे में जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो हेड हैं, और उनके नीचे में फिर असिस्टेंट प्रोफेसर्स, और उसके नीचे में फिर बच्चे। तो इस प्रकार का जब स्ट्रक्चर बनता है इसको हम लोग चैन बोलते हैं। अब हमने समझ लिया कि फैसेट एनालिसिस मतलब कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ सब्जेक्ट इट्स कंस्टिट्यूएंट टॉपिक्स एंड असाइनिंग ईच कंसेप्ट टू एनी ऑफ द प्री डिटरमाइंड कैटेगरी, तो उसको हम लोग फैसेट एनालिसिस बोलते हैं। अब यहाँ पे फैसेट एनालिसिस को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग सब्जेक्ट एनालिसिस भी बोलते हैं, तो इसी को हम लोग सब्जेक्ट एनालिसिस या फिर फैसेट एनालिसिस बोला जा रहा है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया एक टाइटल का एग्जाम्पल देके कि किसी क्लासिफिकेशन स्कीम्स को ऑपरेट करने के लिए हमें उसके फैसेट्स के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो जब फैसेट एनालिसिस की बात आती है तो पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम को आइडेंटिफाई करना ही फैसेट एनालिसिस कहलाता है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो आइसोलेट्स जो होते हैं वो मिलके फैसेट्स बनते हैं, और बहुत सारे फैसेट्स मिलके फंडामेंटल कैटेगरीज बनते हैं, और ये कैटेगरीज किसी मेन क्लास के अंदर में आते हैं। सब्जेक्ट्स का एनालिसिस करना कि वो उसमें कौन कौन से फैसेट्स प्रेजेंस हैं, उसी को हम लोग फैसेट एनालिसिस बोलते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि रंगनाथन ने कहा कि किसी सब्जेक्ट्स में केवल 5 और 5 फंडामेंटल कैटेगरीज हो सकते हैं, या 5 और 5 केवल फंडामेंटल कैटेगरीज ही प्रेजेंट रहेंगे। उसमें से यहाँ पे मैंने नाम लिखा हुआ है पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। ये जो होते हैं ये 5 फंडामेंटल कैटेगरीज हैं जिनका यूज कोलन क्लासिफिकेशन में किया गया है। अब इसके बारे में हम लोग सभी फंडामेंटल कैटेगरीज को एक एक करके स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे ये जो 5 फंडामेंटल कैटेगरीज है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंक्रीटनेस में है। कहने का मतलब है कि टाइम को सबसे इजी है आइडेंटिफाई करना, उसके बाद फिर स्पेस, देन एनर्जी, देन मैटर, और सबसे मुश्किल है पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करना। तो रंगनाथन ने इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंक्रीटनेस में अरेंज किया है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि जो पर्सनालिटी, जो 5 फंडामेंटल कैटेगरीज रंगनाथन ने जो आइडेंटिफाई किए हैं वो कौन से ऑर्डर में अरेंज हैं। तो याद रखिएगा ये जो ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंक्रीटनेस। अब एक एक फंडामेंटल कैटेगरीज को हम लोग देख लेते हैं कि क्या होते हैं। एक एक फंडामेंटल कैटेगरीज का हम लोग अभी स्टडी करते हैं। पहला है टाइम। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब ये 5 फंडामेंटल जो कैटेगरीज हैं पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम सबसे पहले टाइम को आइडेंटिफाई करते हैं, देन स्पेस, देन एनर्जी, देन मैटर, फिर पर्सनालिटी। पीछे से हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते आते हैं। जो फंडामेंटल कैटेगरीज में उसमें से पहला है टाइम। इसका जो कनेक्टिंग सिंबल है वो इन्वर्टेड कॉमा है। इन्वर्टेड कॉमा लगा के हम टाइम का नंबर लगाते हैं। अब इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, अगर किसी टाइटल में मिलेनियम लिखा हो, या फिर सेंचुरी लिखा हो, या फिर कोई डिकेड का जिक्र हो, या कोई ईयर का जिक्र हो, या किसी दिन का जिक्र हो, या फिर कोई सीजन का जिक्र हो, स्प्रिंग है, विंटर है, उसके अलावा डे है, नाइट है, या समर है, या वेट है, ड्राई है, स्नोई है, तो इस प्रकार से जब सीजन का भी जिक्र हो तो वो सब जो है वो टाइम आइसोलेट में आते हैं। जहाँ पे मैंने कुछ लाइब्रेरी साइंस के एग्जांपल्स दिए हुआ है। पहला लिखा है, ये बुक का नाम है, समझ लीजिए, सेकेंडरी स्कूल लाइब्रेरीज इन इंडिया 2018। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि क्लियरली यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 2018 है वो एक समय, एक साल को डिनोट कर रहा है।
वैसे ही सेकेंडरी रिसर्च लाइब्रेरीज इन जापान इन 1980, यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे ये जो समय है वो किसी साल को डिनोट कर रहा है। तो ये दोनों जो है इस टाइटल में टाइम फंडामेंटल कैटेगरी है। टाइम आइसोलेट को नंबर देने के लिए रंगनाथन ने चैप्टर 3 में टाइम आइसोलेट का जिक्र किया है। वहाँ पे आप जाएंगे तो अलग अलग समय को कैसे शो करना है वो वहाँ पे वो चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो यहाँ पे 2018 के लिए हमने पी अल्फ़ाबेट का यूज़ किया है। तो यहाँ पे पी का मतलब कहने का मतलब है, तो रंगनाथन ने पी का मतलब यहाँ पे लिया है 2000 से 2099 तक पी अल्फ़ाबेट का यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम लोग 2018 का नंबर बनाने के लिए P18 का यूज़ किया गया है और उसके साथ में इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया गया है। ठीक उसी प्रकार 1980 को डिनोट करने के लिए 1900 दशक को डिनोट करने के लिए रंगनाथन ने एन का यूज़ किया है और 80 को डिनोट करने के लिए यहाँ पे 2 लेटर लिख लेते हैं 80 और ये हो जाएगा इन्वर्टेड कॉमा। अब हो गया ये टाइम कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी की ओर चलते हैं। अब है स्पेस कैटेगरी। जिस प्रकार से टाइम को आइडेंटिफाई करना इजी था, ऑलमोस्ट उसी प्रकार स्पेस को आइडेंटिफाई करना भी इजी है। जब आप किसी बुक का टाइटल पढ़ेंगे तो वहाँ पे अगर किसी जगह का जिक्र है तो वो वही जगह जो है वो स्पेस कैटेगरी है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे कि किसी कंटिनेंट का जिक्र है या किसी देश का जिक्र है या किसी नदी का जिक्र है, किसी पहाड़ का जिक्र है या किसी गांव का जिक्र है या किसी सिटी का जिक्र है या टाउन का है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये स्पेस कैटेगरीज में आते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है सेकेंडरी स्कूल लाइब्रेरीज इन इंडिया, दूसरा एग्जांपल है रिसर्च लाइब्रेरीज इन इंडिया। जब इसको आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि पहले वाले एग्जांपल में इंडिया और दूसरे वाले एग्जांपल में जापान, ये दोनों जो है वो स्पेस कैटेगरी हैं। तो स्पेस को नंबर देने के लिए रंगनाथन ने चैप्टर 4 में रूल्स बनाए हुए हैं। उसके लिए आप कोलन क्लासिफिकेशन में जाके जब स्पेस कैटेगरी में जाएंगे तो वहाँ पे जो नंबर हैं अलग अलग देश के वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसको रंगनाथन ने अलग अलग कंटिनेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। अगर आपको कंटिनेंट नहीं पता कि इंडिया किस कंटिनेंट में आता है तो उसके लिए रंगनाथन ने पीछे में एक अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स भी दिया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि कौन सा देश का नंबर क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले में है इंडिया और दूसरे में है जापान। तो इंडिया के लिए नंबर जो है वो रंगनाथन ने 4 यूज़ किया है। दूसरे टाइटल में हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो जापान है वो स्पेस कैटेगरी है। तो उसके लिए नंबर जो होता है वो डॉट, स्पेस का जो कि कनेक्टिंग सिंबल है यहाँ पे भी डॉट आएगा और जापान के लिए 42 यूज़ किया जाएगा। ये नंबर जो है वो बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, 42 नंबर यूज़ किया जाएगा। तो यही हो गया आपका स्पेस कैटेगरी। नेक्स्ट है एनर्जी। जब कहीं पे कोई काम होता हो या फिर किसी चीज़ में एनर्जी लग रही हो तो वो आपको चीज़ें आसानी से क्लियरली समझ में आ जाएंगी कि वो चीज़ें जो है वो एनर्जी में आएंगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई एक्शन है या फिर कोई डायनामिक एक्शन हो रहा है या कोई काम किया जा रहा है या कोई क्लासिफिकेशन हो रहा है, ऑपरेटिंग हो रहा है, डायग्नोसिस है, रिफ्लेक्शन है, जनरेशन है, सेपरेशन है, फोकसिंग है, प्रिपरेशन है और मेंटेनेंस है। ये सब चीज़ें जो है इसको रंगनाथन ने एज अ एनर्जी की तरह ट्रीट किया है। यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस का फिर मैंने एग्जाम्पल लिया है। पहला टाइटल जो लिखा है वो क्लासिफिकेशन इन स्टेट लाइब्रेरीज और दूसरा मेंटेनेंस इन रिसर्च लाइब्रेरीज। इन दोनों एग्जांपल्स को जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो क्लासिफिकेशन है वहाँ पे हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मेंटेनेंस में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए रंगनाथन ने इस एक्शन को एनर्जी की तरह ट्रीट किया है। तो यहाँ पे एनर्जी का जो कनेक्टिंग सिंबल होता है वो है कोलन, इस प्रकार से कोलन लिखा जाता है। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं क्लासिफिकेशन। और जब हम इसके लिए आपको मेन क्लास लाइब्रेरी साइंस में जाना पड़ेगा। जब वहाँ पे आप जाएंगे तो 5.1 में क्लासिफिकेशन का नंबर दिया रहेगा, या 5.1 हमने नंबर लगाना है क्लास नंबर बनाते समय। ठीक उसी प्रकार मेंटेनेंस का नंबर देखा जाए तो यहाँ पे कोलन, ये जो कनेक्टिंग सिंबल है एनर्जी का, और 88 जो है वो मेंटेनेंस का नंबर है। तो इस प्रकार से इसका नंबर लगाया जाएगा। ये बात भी ध्यान में रखें कि हर मेन क्लास के लिए जो पर्सनालिटी और एनर्जी ये जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि लाइब्रेरी साइंस में क्लासिफिकेशन अगर एनर्जी है तो दूसरे मेन क्लास में भी वो एनर्जी हो। इसके लिए आपको हर मेन क्लास के फेसेट फार्मूला में जाकर देखना पड़ेगा कि एनर्जी किसको बोला गया है और मैटर किसको बोला गया है, पर्सनालिटी किसको बोला गया है। ये हर मेन क्लास में अलग अलग होते हैं।
लेकिन स्पेस और टाइम, ये जो दोनों स्पेस और टाइम जो होते हैं, ये दोनों सभी के लिए कॉमन है। मतलब ये जो दो आइसोलेट हैं, ये दोनों सभी मेन क्लास के लिए कॉमन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की ओर, मैटर। मैटर को स्पेस, टाइम और एनर्जी की तुलना में आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो मैटर होते हैं ये सभी मेन क्लास में आपको दिखाई नहीं देते हैं, कुछ मेन क्लास में ही आपको देखने को मिलेंगे, जैसे लाइब्रेरी साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसके अलावा पेंटिंग्स, यहाँ पे आपको मैटर्स दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है कोई थॉट है, स्कूल ऑफ थॉट है, कोई प्रॉपर्टीज है या कोई पर्सन है, ये सब मैटर के मैनिफेस्टेशंस होते हैं, या इसको रंगनाथन ने एज ए मैटर की तरह ट्रीट किया है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला है मैन्युस्क्रिप्ट्स इन स्टेट लाइब्रेरी, दूसरा है पेटेंट इन रिसर्च लाइब्रेरी। तो ये जो टाइटल्स को जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है, मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब जनरली जो होता है वो पांडुलिपि होता है, दूसरा है पेटेंट्स, ये भी एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है। तो ये दोनों चीज़ों को रंगनाथन ने एज ए मैटर की तरह ट्रीट किया है। कहाँ पे? लाइब्रेरी साइंस में। तो मैटर का जो सिंबल होता है वो सेमीकोलन होता है, ये सेमीकोलन का सिंबल होता है। और यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए नंबर लिया है 1 और 2, पेटेंट का नंबर लिया है 4, 8। जब आप मेन क्लास लाइब्रेरी साइंस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मैटर नहीं मिलेगा, उसके लिए वहाँ पे क्लियर इंडिकेशन है कि मैटर को आपको जनरलिया से लेना है। तो एक पेज पीछे जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं और पेटेंट्स हैं वो नंबर आपको पर्सनालिटी में मिलेंगे, जनरलिया में, लेकिन वो मेन क्लास लाइब्रेरी साइंस के लिए एज ए मैटर की तरह ट्रीट किए जाएंगे। ये चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। देन है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी जो होता है इसको सबसे मुश्किल है आइडेंटिफाई करना। 5 फंडामेंटल कैटेगरीज जो होते हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंक्रीटनेस में डिवाइडेड हैं, और इसमें सबसे इजी होता है टाइम को आइडेंटिफाई करना, और उसी प्रकार से डिफिकल्टी का लेवल फिर आगे बढ़ते हुए आता है, और लास्ट में आता है फिर आपका पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करना सबसे ज़्यादा हार्ड है, सबसे ज़्यादा मुश्किल है पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करना। तो इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका यहाँ पे रंगनाथन ने दिया है, मेथड ऑफ रेसिड्यू। इसको पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करने का तरीका यहाँ पे रंगनाथन ने दिया है, मेथड ऑफ रेसिड्यू। मेथड ऑफ रेसिड्यू कहने का मतलब है कि 5 फंडामेंटल कैटेगरीज में आपने सभी को आइडेंटिफाई कर लिया, टाइम को आइडेंटिफाई कर लिया, स्पेस को आइडेंटिफाई कर लिया, एनर्जी को आइडेंटिफाई कर लिया, मैटर को आइडेंटिफाई कर लिया। तो लास्ट में जो चीज़ें बच रही हैं दैट इज द पर्सनालिटी, इसलिए मेथड ऑफ रेसिड्यू। तो लास्ट में जो बची हुई चीज़ें हैं उसको हम लोग पर्सनालिटी बोल रहे हैं। पर्सनालिटी का जो कनेक्टिंग सिंबल है वो कॉमा है पर्सनालिटी का कनेक्टिंग सिंबल। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब मेन क्लास के साथ में डायरेक्ट पर्सनालिटी का यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे कॉमा का यूज़ नहीं किया जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक एग्जांपल है स्टेट लाइब्रेरी, तो यहाँ पे नंबर लिखा है 234, 234। यहाँ पे कोई कॉमा नहीं है क्योंकि 2 जो है वो मेन क्लास लाइब्रेरी साइंस का है। तो जब मेन क्लास के साथ में डायरेक्टली पर्सनालिटी का यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे कोई कनेक्टिंग सिंबल यूज़ नहीं किया जाता है, वो उसके राउंड्स और लेवल में पर्सनालिटी में कनेक्टिंग सिंबल यूज़ किया जाता है। दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे रिसर्च लाइब्रेरी, तो रिसर्च लाइब्रेरी का नंबर है 236। फिर है मेडिकल साइंस में एग्जांपल है शोल्डर का, शोल्डर में हम लोग देख सकते हैं L161। फिर है माउथ का L21। ये लाइब्रेरी साइंस के लिए जो मेन क्लास का नंबर जो होता है वो 2 होता है। मेडिकल साइंस के लिए रंगनाथन ने L का यूज़ किया है। तो सबसे यहाँ पे हमने देखा कि जो 5 फंडामेंटल कैटेगरीज हैं, पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम, तो सबसे इजी होता है टाइम को आइडेंटिफाई करना और सबसे मुश्किल होता है पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करना। ये जो इनका जो ऑर्डर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंक्रीटनेस में रखा गया है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो 5 फंडामेंटल कैटेगरीज रंगनाथन ने आइडेंटिफाई किए हैं वो कौन से सीक्वेंस में अरेंज हैं, तो वहाँ पे आपको आंसर लगाना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंक्रीटनेस। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लेकर रखा है आपके लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ऑफ बिलासपुर इन 2024। ये एक टाइटल है। मान के चलिए लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स आते हैं, मान के चलिए बहुत सारे ये बुक्स हैं और सभी का बुक का कुछ न कुछ टाइटल होगा, कुछ न कुछ शीर्षक होगा। तो वैसे ही एक बुक का मैंने नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ऑफ बिलासपुर इन 2024। तो यहाँ पे हम
पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स को निकाल के अलग रखा हुआ है। क्लासिफिकेशन, यहाँ पे कीवर्ड्स निकल के आ रहा है, बुक्स निकल के आ रहा है, और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी निकल के आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है 2024 और आ रहा है फिर बिलासपुर। तो इन चीज़ों को मैंने निकाल के अलग रख दिया है। अब यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन पर्सनालिटी है, कौन एनर्जी है, कौन मैटर है, कौन सा स्पेस और कौन सा टाइम है। यही प्रोसेस जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं फैसेट एनालिसिस। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कोलन क्लासिफिकेशन की ज़रूरत होगी। ये कोलन क्लासिफिकेशन, और इन 5 फंडामेंटल कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कोलन क्लासिफिकेशन की जरूरत होगी। ये कोलन क्लासिफिकेशन है। इसमें जब हम जाएंगे मेन क्लास लाइब्रेरी साइंस में, पेज नंबर है 2.30, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो है उसका नंबर है 34। फोसाई इन पी करके लिखा हुआ है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का जो नंबर है वो 34 है। तो यहाँ पे हम लोग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का नंबर लिख देते हैं 3 और 4, और ये चूंकि पर्सनालिटी है तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पर्सनालिटी। देन फिर आता है बुक्स। यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे बुक्स नहीं मिलेगा। उसके अलावा इस मेन क्लास में जो जो चीज़ें मिल रही हैं उसको हम लोग पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देन हम यहाँ पे जाएंगे फोसाई इन एम सेम एज फोसाई इन पी फॉर जनरलिया बिब्लियोग्राफी। कहने का मतलब है कि जो मेन क्लास में जो मैटर है उसको हम लोग कहाँ से ले सकते हैं, एक पेज पीछे जनरलिया बिब्लियोग्राफी से, और यहाँ पे लिखा हुआ है सेम एज फोसाई इन पी फॉर जनरलिया बिब्लियोग्राफी। कहने का मतलब है कि जनरलिया बिब्लियोग्राफी में जो पर्सनालिटी है उसको हम लोग मेन क्लास लाइब्रेरी साइंस में एज अ मैटर की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं जो बुक का नंबर है वो 43 दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख लेते हैं मैटर। फिर आएगा क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फोसाई इन ई कम टू पे, यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि एनर्जी है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन का जो नंबर है वो है 51, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ये है एनर्जी। फिर आता है स्पेस। तो स्पेस में जाके हम लोग, क्योंकि ये बिलासपुर और 2024 ये समझ में आ रहा है कि ये बिलासपुर जो है वो की स्पेस है और 2024 जो है वो टाइम है। यहाँ पे चैप्टर 4 में जब हम जाएंगे तो टाइम स्पेस आइसोलेट में यहाँ पे हम देखेंगे जो बिलासपुर होता है वो इंडिया में आएगा, और इंडिया जो कंटिनेंट है वो एशिया में आता है। तो एशिया के अंदर में इंडिया आएगा 44, और बिलासपुर का नंबर हम जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ का नंबर है, बिलासपुर का नंबर है 447111, और 2024 का हम लोग जान रहे हैं। यहाँ पे टाइम आइसोलेट में जाएंगे तो यहाँ पे 2000 से लेकर 2099 एडी के लिए अल्फ़ाबेट दिया है पी, तो यहाँ पे हम लोग पी लगाएंगे और 24। तो इस प्रकार से ये 5 फंडामेंटल कैटेगरीज हमने आइडेंटिफाई कर लिया जो कि पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम है। अब जब इसको हम मेन क्लास के फॉर्म में लिखेंगे तो नंबर कैसे होगा, तो सबसे पहले आएगा मेन क्लास का नंबर 2, और मेन क्लास के साथ में कॉमा नहीं लगता है, पर्सनालिटी जब डायरेक्टली आता है। तो मैंने आपको बताया था, तो पर्सनालिटी यहाँ पे है 34। फिर आएगा मैटर, मैटर का नंबर यहाँ पे है 43। फिर आएगा एनर्जी, एनर्जी का जो सिंबल होता है वो होता है कोलन, कोलन मैंने लगा दिया है, और एनर्जी का नंबर यहाँ पे है आपका 51। देन आपका बिलासपुर, बिलासपुर जो कि स्पेस है तो स्पेस के लिए डॉट, तो नंबर हम लोग लिखेंगे, बिलासपुर नंबर है 447111। फिर इन्वर्टेड कॉमा लगेगा इसके आगे, इन्वर्टेड कॉमा, और P24। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो नंबर को हमने कंपाइलेशन करके एक क्लास नंबर बना दिया, अलग अलग फैसेट्स को आइडेंटिफाई किया, उसका नंबर निकाला और उसको पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम के फॉर्म में हमने अरेंज कर दिया। तो जब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बुक का टाइटल था उसको हमने इस प्रकार लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ऑफ बिलासपुर इन 2024। तो इसका मतलब भी ये है, और ये इंग्लिश में लिखा है, तो ये नेचुरल लैंग्वेज में है, और ये जो है ये आर्टिफिशियल लैंग्वेज में है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्लासिफिकेशन बोल रहे हैं, क्योंकि जो कि हम लोग क्लास नंबर देना है, यही प्रोसेस आपका क्लासिफिकेशन कहला रहा है।
और यहाँ पे हम लोग पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम को आइडेंटिफाई करना, इस प्रोसेस को हम लोग फैसेट एनालिसिस बोल रहे हैं। फिर हम देखेंगे फैसेट सीक्वेंस। अब फैसेट एनालिसिस हम लोग कर लिए, पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम आइडेंटिफाई कर लिए। अब उसको किस सीक्वेंस में अरेंज करना है वो आपका कहलाता है फैसेट सीक्वेंस। फैसेट सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने रंगनाथन ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए हैं। पहला है पोस्टुलेट्स ऑफ फर्स्ट फैसेट्स। तो यहाँ पे रंगनाथन ने ये कहा कि फंडामेंटल कैटेगरीज जो हैं उसको आइडेंटिफाई करने से पहले हम मेन क्लास को आइडेंटिफाई करेंगे। तो मेन क्लास को आइडेंटिफाई करना सबसे पहला काम है। पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम उसके बाद में आएगा। तो यहाँ पे मेन क्लास, जब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे ट्रीटमेंट ऑफ लंग्स कैंसर, तो इसका मेन क्लास जो होगा वो एल होगा, मेडिसिन, मेडिकल साइंस जो होगा वो इसका मेन क्लास होगा। देन आपका पर्सनालिटी आएगा, मैटर आएगा, एनर्जी आएगा, स्पेस और टाइम आएगा। दूसरा पोस्टुलेट्स है, पोस्टुलेट ऑफ डिक्रीजिंग कंक्रीटनेस। इसका मतलब ये है कि जो डिक्रीजिंग कंक्रीटनेस में जो पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम रंगनाथन ने बताया है उसके हिसाब से मेन क्लास के साथ में हम उसको रखते जाएंगे। मान के चलिए यहाँ पे मेन क्लास लाइब्रेरी साइंस है तो 2 आएगा, देन पर्सनालिटी आएगा, फिर मैटर आएगा, फिर एनर्जी आएगा, फिर स्पेस आएगा, फिर और टाइम आएगा। तो और इसके साथ में इसके कनेक्टिंग सिंबल लगते जाएंगे। जो चीज़ें किसी टाइटल में नहीं हैं वो चीज़ें वहाँ से स्किप हो जाएंगी। जैसे कि किसी भी मैटर नहीं है तो उसका कनेक्टिंग सिंबल के साथ में मैटर वहाँ से हट जाएगा और उसके जगह पे आ जाएगा एनर्जी। जैसे लाइब्रेरी साइंस इन 1980s, तो यहाँ पे बेसिक सब्जेक्ट पहले लाइब्रेरी साइंस आएगा, फिर देन टाइम आएगा, टाइम अगर स्पेसिफाइड किया है तो। देन है पोस्टुलेट ऑफ फैसेट सीक्वेंस विद इन अ राउंड। इसमें यह बोला गया है कि किसी मेन क्लास के साथ में पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम है तो मेन क्लास के बाद उन सभी का आना एक सीक्वेंस में आना है। जैसे कि यहाँ पे है सब्जेक्ट्स, ट्रीटमेंट ऑफ लंग कैंसर जो कि मेन क्लास मेडिसिन से आएगा। देन फिर आएगा पर्सनालिटी, मैटर, फिर एनर्जी। जो चीज़ें नहीं है वो वहाँ से स्किप हो जाएंगी। पोस्टुलेट ऑफ फैसेट सीक्वेंस विद इन द लास्ट राउंड। इसका मतलब है कि किसी मेन क्लास में एनर्जी को छोड़ के बाकी सब चीज़ें आ रही हैं उनको एक साथ में लिखा जाना चाहिए। देन एनर्जी आपका आएगा अगर उसके राउंड्स और लेवल है तो। फिर है पोस्टुलेट्स ऑफ लेवल क्लस्टर। इसमें यह बोला गया है कि पहले सबसे पहले मेन क्लास आएगा, देन उसके बाद किसी को आने का सीक्वेंस है तो वो चीज़ें पहले आएगी। कहने का मतलब है कि यहाँ पे ओवरहेड ट्रांसमिशन का कोई अर्थ नहीं निकलेगा जब तक इलेक्ट्रिकल ना लगा दिया जाए। इसीलिए इलेक्ट्रिकल का नंबर पहले आएगा, देन ओवरहेड ट्रांसमिशन का आएगा, फिर इंडियन का आएगा, फिर माउंटेन का आएगा। क्योंकि कंस्ट्रक्शन पहले आएगा, क्योंकि मेन क्लास को पहले डिनोट करने पड़ेगा जो कि इंजीनियरिंग आएगा, फिर आएगा आपका इलेक्ट्रिकल, फिर आएगा ओवरहेड ट्रांसमिशन, फिर इंडियन, फिर माउंटेन। तो इसी सीक्वेंस को बताने के लिए रंगनाथन ने ये पोस्टुलेट्स को दिया है। फिर फैसेट सीक्वेंस के कुछ 4 प्रिंसिपल्स हैं टोटल। पहला है वॉल पिक्चर प्रिंसिपल। यहाँ पे रंगनाथन ने ये कहा कि यहाँ पे सीक्वेंस को डिसाइड करने के लिए उन्होंने वॉल पिक्चर प्रिंसिपल दिया। यहाँ पे उनका कहना ये है कि जो मेन चीज़ें हैं वो पहले आएंगी। मतलब 2 फैसेट्स हैं और उसमें से आपको ये डिसाइड करना है कि पहले किस फैसेट्स को जगह दिया जाए। कहने का मतलब है कि पर्सनालिटी के 2 राउंड्स हैं। तो यहाँ पर रंगनाथन का कहने का मतलब ये है कि जब तक कोई वॉल नहीं रहेगा तब तक उसमें कोई पिक्चर नहीं आ सकता। तो ठीक इसी प्रकार जब तक कोई डिसीज ना होगा तब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। इसीलिए पहले डिसीज का नंबर लगाया जाएगा, देन ट्रीटमेंट का नंबर लगाया जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका एग्जांपल आपको बॉटनी में, जूलॉजी में, एग्रीकल्चर में और सोशियोलॉजी में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो ट्रीटमेंट है वो सेकंड एनर्जी है और फर्स्ट एनर्जी जो है डिसीज है। तो यहाँ पे जो डिसीज है वो पहले रखा जाएगा जो कि 4 है, देन आपका आएगा ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है होल ऑर्गन प्रिंसिपल। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे भी जब 2 चीज़ें एक साथ आती हैं तो सबसे पहले उसके ऑर्गन को डिनोट करना है, देन उसके पार्ट्स को। तो यहाँ पे एक टाइटल है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं भारत का राष्ट्रपति जब आएगा तो सबसे पहले आपको मेन क्लास लगाना पड़ेगा। तो मेन क्लास में जब हम जाएंगे तो पहला आएगा वी जो कि हिस्ट्री का है, 4 जो कोई राष्ट्रपति जो होता है वो किसी देश से रिलेटेड होता है, कोई देश से होगा तो पहले देश आएगा, देन आएगा और आपका राष्ट्रपति। तो आपको सबसे पहले लगाना है 4 जो कि इंडिया का नंबर है, देन आपका 1 आएगा जो कि है प्रेसिडेंट का नंबर जो कि पर्सनालिटी 2 है। और यहाँ पे पर्सनालिटी 1 कौन सा है, ये 4 है। तो यहाँ पे पर्सनालिटी 1 पहले आएगा, देन पर्सनालिटी 2 आएगा। फिर है काउ काल प्रिंसिपल, ये तीसरा प्रिंसिपल है। इसमें रंगनाथन ने कहा कि जब 2 फैसेट्स ऐसे हों जिनको अलग नहीं किया जा सकता, वो एक दूसरे से एकदम इजीली या स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, उसको अलग अलग लिखा नहीं जा सकता, तो वो चीज़ें एक साथ आएंगी। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने नाम दिया है काउ काल्फ।
इसको हिंदी में गाय और बछड़ा बोला जाता है, क्योंकि जो जहाँ जहाँ गाय जाएगी वहाँ वहाँ बछड़ा जाएगा। कहने का मतलब है कि ब्रॉडकास्टिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अलग अलग नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले इंजीनियरिंग का नंबर लिया गया है, फिर है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर लिया गया है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के आपका ब्रॉडकास्टिंग नहीं हो सकता, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स को पहले जगह दिया गया है, देन आपका ब्रॉडकास्टिंग को जगह दिया है। यही आपका दो फैसेट्स हैं, ब्रॉडकास्टिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दोनों अलग अलग नहीं किए जा सकते, इसलिए ये जब भी आएंगे तो एक साथ आएंगे। देन है एक्टेंड एक्शन एक्टर टूल प्रिंसिपल। यहाँ पे 4 फैसेट्स हैं। जब 4 फैसेट एक साथ होते हैं तब ये प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है। पहला है एक्टेंड, जिसमें काम होना है, और एक्शन, ये काम हो रहा है और इसके थ्रू हो रहा है और इस टूल्स का यूज करके ये हो रहा है। तो जब इसका सीक्वेंस डिसाइड किया जाएगा तो ABCD सीक्वेंस में ही इसको रखा जाएगा। तो जब 4 फैसेट्स होते हैं वहाँ पे इस प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। तो आज आपने देखा कि फैसेट सीक्वेंस क्या होता है, फैसेट एनालिसिस क्या होता है, हाई फंडामेंटल कैटेगरी से उसके बारे में आपने देखा और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये आपने देखा। क्लास नंबर कैसे बनाया जाता है और क्या क्या इसमें यूज होने वाली जो टर्मिनोलॉजी है इसके बारे में आपने जाना।